हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है फेडरलिज्म चैप्टर का। और पिछले पार्ट में हमने समझा है कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ये हमने समझा। कितने यूनियन टेरिटरीज, कितने स्टेट्स है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा, है ना। और भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, देखा था। और इस वाले हम पर्टिकुलर चैप्टर पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में काफी पुराना है, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा वैरायटी है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, इस्लाम हो, सभी हमारे देश में काफी सोशल हार्मोनी के साथ में रहते हैं। और अगर आप इसको पूरा मिला देंगे तो ये बनता है हमारा देश इंडिया, है ना। तो ये है दोस्तों हमारे देश की पहचान। तो हमारे देश में फेडरलिज्म हमारे देश की आत्मा में है ना। अब इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमारे देश में कुछ पॉलिसीज, कुछ फीचर्स, कुछ मेथड्स अपनाए गए हैं। जैसे कि एक है यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? ऐसे स्टेट जो लैंग्वेज के ऊपर आधारित होते हैं, जो लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं, दिस स्टेट्स आर कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, थोड़ा सा स्टोरी है, अच्छे से समझिएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे देश के लीडर्स ने काफी बोलना चाहिए कि डर गए थे इंडिया और भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को देखकर। क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में काफी पेनफुल पार्टीशन हुआ था, जिसका रिजल्ट रहा पाकिस्तान। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक दुखद बात थी पाकिस्तान का अलग होना, है ना। अब इसके बाद जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स स्पेशली, वो डर गए थे कि अब आगे किसी भी तरीके का कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे देश के रीजनल लीडर्स अपने पर्टिकुलर रीजन से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे पर्टिकुलर रीजन को एक स्टेट बनाइए लैंग्वेज के आधार पे, जैसे कि जो तेलुगु बोलने वाले लीडर्स हैं उन्होंने डिमांड किया कि हमारे एरिया को आंध्र प्रदेश बनाइए। तमिल बोलने वाले लोगों ने कहा कि तमिलनाडु बनाइए। मलयालम बोलने वालों ने कहा कि केरल बनाइए। तो इस तरीके से डिफरेंट रीजन से ये डिमांड आने लगी कि उनके रीजन को एक स्पेसिफिक स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में नेशनल लीडर काफी डर गए थे, क्योंकि उनको डर था कि इतना बड़ा पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है भारत और पाकिस्तान का। अब इसके बाद और किसी तरीके का पार्टीशन और किसी तरीके का डिवीजन देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। लेकिन उसी समय लोकल लेवल पर ये प्रोटेस्ट, सेपरेट स्टेट का एक प्रोटेस्ट, जो नए स्टेट का, ये बढ़ता ही जा रहा था। और ये बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। जो आज का आंध्र प्रदेश है वो पहले मद्रास वाले एरिया में आता था। तो उस समय दोस्तों एक लीडर थे उस एरिया के, जिसका नाम था पी श्रीरामुलु जी। तो पी श्रीरामुलु जी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का मतलब होता है फास्ट ऑन टू डेथ, कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी बातों को नहीं मानेगी मैं भूख हड़ताल करूंगा, और अगर इसमें मेरी जान भी चले जाती है तो जाए, है ना, तो मैं अपनी बात को मनवा कर रहूंगा। तो दोस्तों 1947 में हमें आजादी मिली, 5 सालों के बाद में इलेक्शन होना था। 1942 एक करेक्ट टाइम था इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने का, और पी श्रीरामुलु जी ने 1952 का ही टाइम को चुना। और आप जानते हैं कि उसी समय इलेक्शन होना था। तो पी श्रीरामुलु जी लगभग 50 दिनों से भी ज्यादा समय तक आमरण अनशन करते रहे। लास्ट में दोस्तों उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर अडिग थी कि हम यहां पर कोई भी नया स्टेट नहीं बनाने वाले, है ना। लेकिन जब पी श्रीरामुलु जी की डेथ हो जाती है 50 दिनों से भी ज्यादा समय के बाद में, तब लोग बाग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं थ्रू आउट दैट एरिया। और ये क्रिएट करता है प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई में प्रेशर में आ गई थी कि उस पूरे एरिया से हम इलेक्शन हार सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर इलेक्शन होने वाला था। इसीलिए आनन फानन में ये डिसीजन लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बनाया जाएगा। और आंध्र प्रदेश दोस्तों 1953 में बन गया स्टेट। और आंध्र प्रदेश अपने आप में पहला स्टेट है पूरे देश का जो लैंग्वेज के आधार पे बना था। लेकिन क्या आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाकर बाकी पूरे देश में वो शांति प्रिवेल कर लेंगे? नहीं दोस्तों, अब पूरे देश से ये डिमांड आने लगी कि हमारे रीजन को भी स्टेट बनाया जाए। तमिलनाडु वाले बोलने लगे कि तमिल को भी स्टेट बनाओ, केरल वाले बोलने लगे कि केरल को भी स्टेट बनाओ। पहले वो कोई भी स्टेट नहीं थे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, है ना। ये सभी
पहले जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस में आता था, पंजाब जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाले प्रोविंस में आता था, बाद में जाके दोस्तों ये स्टेट बनते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश तो पहले बन चुका था, लेकिन जैसे आप देखेंगे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये फ्रॉम इंडिपेंडेंस ये नहीं थे, इनकी एग्जिस्टेंस बाद में आती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जब 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, उसके बाद पूरे देश भर से ये डिमांड आने लगा कि हमारे एरिया को भी आप स्टेट बनाइए। तब 1956 में जाकर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कमेटी बनाया था जिसको कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया 1956 में, और उनका रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे देश में और भी स्टेट बनाया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तब जाके आप देखिए काफ़ी सारे नए स्टेट बनते हैं हमारे देश में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शुरू से लेते हैं, शुरू से आप देखिए यहाँ पर जैसे कि उड़ीसा है, उड़िया लैंग्वेज के आधार पे, है ना। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, तो पहले ही बन चुका था। उसके नीचे आप आ जाइए, तमिलनाडु बना तमिल लैंग्वेज के आधार पे। उसके बाद आप आ जाइए केरला, केरला बना मलयालम लैंग्वेज के आधार पे। उसके ऊपर आ जाइए आप कर्नाटका, कर्नाटका बना कन्नड़ा लैंग्वेज के आधार पे, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1960 में एक और बहुत बड़ा पार्टीशन हुआ था जिसमें जिसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात बना था। पहले महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे वाले प्रेसिडेंसी में आते थे दोस्तों। 1960 में महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात, दो बहुत ही पॉपुलर, दो बहुत ही बड़े स्टेट का फॉर्मेशन होता है। महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज के आधार पे और गुजरात का गुजराती लैंग्वेज के आधार पे। और इसके बाद 1966 में एक और बहुत बड़ा डिवीजन होता है जिसमें बनता है पंजाब और हरियाणा, है ना। पहले हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हो जाते हैं 1966 में, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली। दैट इज पंजाब में अगर आप देखेंगे पंजाबी भाषा है, और हरियाणा में आप देखेंगे हरियाणवी हिंदी भाषा है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भारत में जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वो किसके आधार पे है, इसी लैंग्वेज के आधार पे है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि भारत में मैक्सिमम स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पे जरूर बने हैं, लेकिन सभी स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पे नहीं बने हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन की वजह से, अपने डिफरेंट ज्योग्राफिकल वजह से उनका नामकरण हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड। नागालैंड अपने स्पेशल नागा ट्राइब्स की वजह से जाना जाता है दोस्तों, लैंग्वेज की वजह से नहीं जाना जाता। उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने यूनिक आइडेंटिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। लैंग्वेज के आधार पे इन स्टेट्स को नहीं बनाया गया है दोस्तों, है ना। आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर मैप है जो मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ओके, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के आधार पे बने हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ योर विलेज टाउन सिटी रिमेन्ड अंडर द सेम स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, इफ नॉट व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्लियर स्टेट। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था दोस्तों, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो महाराष्ट्र और जो गुजरात है वो पहले एक ही टेरिटरी का हिस्सा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पंजाब है और जो हरियाणा है वो पहले एक ही था, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नए स्टेट आप आज की डेट में देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई नेम ऑफ दिस स्टेट्स इन 1947 दैट हैव बीन चेंज लेटर। तो यहाँ पर दोस्तों 1947 में जिनका नाम अलग था और जो बाद में नाम अलग रख लेते हैं, तो उसमें आप देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मध्य प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब वाला जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे जो राजस्थान है वो राजपुताना के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एनी 3 स्टेट्स विच हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ बिगर स्टेट्स, है ना। तो जो बड़े स्टेट्स को काट के जो बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है ना। झारखंड जो है वो बिहार से बना है। उत्तराखंड जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों ही एक ही साल बने थे, जो है ईयर 2000।
ये भी आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था उसी को यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कटिंग्स के रूप में बताया गया है। जो मैंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बताया वो 1956 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। वहाँ पर उस समय काफ़ी बड़े जो नेशनल लीडर्स थे उनको डर था कि जैसे पार्टीशन हुआ था उसी तरीके से आगे और ना डिवीजन हो जाए, इसलिए वो स्टेट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, यस, लेकिन लास्ट में दोस्तों इसको हम अलाउ करते हैं स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। और ये हमारे देश को डिवाइड करने की बजाय हमारे देश के फेडरलिज्म को और मजबूत ही करता है ना। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इमेजिन करिए कि हम उन स्टेट्स को अलाउ नहीं करते लैंग्वेज के आधार पे बनने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर रिवॉल्ट, वहाँ पर प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ते जाता, जैसे हमने देखा था श्रीलंका में तमिल लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया, उनको पूरा इग्नोर कर दिया गया था। तो हमने श्रीलंका में देखा सिविल वॉर। लेकिन भारत में हमने लोगों को फ्रीडम दिया कि आप अपने लैंग्वेज में बात करिए, अपने लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाइए। इस तरीके से हमने उनको कंप्लीटली फ्रीडम दिया और आप देखिए आज सभी स्टेट्स आपस में कितने सोशल हार्मोनी के साथ में, ब्रदरहुड के साथ में, भाईचारे के साथ में रह रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीडम है जो हमने लोगों को, जो हमने स्टेट्स को दिया कि अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बात करिए, वर्क करिए, तो इसने हमारे देश के यूनिटी को, इसने हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पर बनता है, और ये रहे वहां के स्टेट हीरो आप बोल सकते हो, जिनका नाम है पी श्रीरामुलु जी, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी आंध्र प्रदेश को बनाने में। और यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट जो है उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी हम देखते हैं दोस्तों, जो कि अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। हमारे देश में 1500 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं जिनका एक अलग पहचान है। उसमें से 114 देश ऐसे हैं जो मेजर लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में बोला जाता है। और इसमें से जो 22 लैंग्वेजेस हैं इसको हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया हुआ है 8th शेड्यूल में। आप जानते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे शेड्यूल हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, और उसके 8th शेड्यूल में हमने इन 22 लैंग्वेज को लिस्टिंग किया है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस, है ना। और इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो टोटल 22 आपको संख्या मिलेगी। ये आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने सेट किया हुआ है। ए फॉर असमीज सबसे पहले है और ऊ फॉर उर्दू सबसे लास्ट में है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में बात करने वाले पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, दैट इज 43.63%। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस आधार पे ये भी कह सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन सिटीजन्स डू नॉट स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज, है ना, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में बात करने वाले पॉपुलेशन कितना है, 43.63% है। चूंकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी में बात नहीं करती या हिंदी उनका प्राइमरी सब्जेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो इसी वजह से दोस्तों हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। और चूंकि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते तो हम किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। इसीलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है दोस्तों, है ना। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे आता है हिंदी 43.63% के साथ में, लेकिन जो सेकेंड पोजीशन में बंगाली आता है उसके पास मात्र 8.03% का पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते तो किसी और लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। इसीलिए हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो ऑफिशियल वर्क में यूज हो जाए, जो ऑफिस के फाइल बनाने में, ऑफिस के काम कंप्लीट करने में जो भाषा यूज हो जाए उसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है जो देश की भाषा है उस भाषा में बात करना फिर कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसा हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। लेकिन हमारे देश में 2 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसका नाम है हिंदी और दूसरे का नाम है दोस्तों इंग्लिश,
है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दो हमारे देश के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और यहाँ पर हमारे देश में सबसे कम भाषा में बात करने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली बात है कि हमारा जो मदर लैंग्वेज है, जहाँ से सभी लैंग्वेज का उत्पन्न हुए हैं, वहाँ का पॉपुलेशन सबसे कम है दोस्तों। एन का मतलब है नेक्स्ट टू जीरो, एन का मतलब है नील, है ना। तो संस्कृत में बात करने वाले लोगों की संख्या साल दर साल जो है वो कम होते ही जा रही है, और अभी वो नेक्स्ट टू जीरो हो गया है। सिर्फ जो स्कूल में टीचर्स होते हैं संस्कृत के, ये जो पंडित जी लोग होते हैं, उनको ही संस्कृत का जानकारी होता है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे गवर्नमेंट को बिल्कुल इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि जो इतना ज़बरदस्त लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज, उसको हम ऐसे डेड होने नहीं दे सकते, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश इज़ ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे इंग्लिश आप देख सकते हैं, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज करने वालों का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, दैट इज 0.02%, बट इसको सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज की तरह यूज करने वाले लोगों का पॉपुलेशन है 11%। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे 3 लैंग्वेज आता है। एक है फॉर एग्जांपल आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी एज वेल एज आई नो तमिल। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो मान लेते हैं मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं हिंदी में, तो हिंदी विल बी माय प्राइमरी लैंग्वेज, माय फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश विल बी माय सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद तमिल विल बी माय थर्ड लैंग्वेज, है ना। तो इस तरीके से यहां पर जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा कंफर्ट है उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, दैट इज 0.02%, और जिनका इंग्लिश सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है उनका पॉपुलेशन है 11%। तो 11% एक काफी अच्छा परसेंटेज माना जा सकता है ना। तो हम भी किस में आएंगे, इस सेकंड और थर्ड लैंग्वेज वाले लिस्ट में आएंगे। ओके, आई होप द पिक्चर इज क्लियर हियर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश को हम 3 तरीके से यूज करते हैं। एक है इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के रूप में, एक है जुडिशरी में, और एक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये हमारे देश का, है ना। तो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट आपस में बात करें, आपने वो शब्द सुना होगा इंट्रानेट और इंटरनेट। तो इंट्रानेट का मतलब होता है सिंगल कंप्यूटर, और इंटरनेट का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क। तो उसी तरीके से यहां पर है, अगर मैं कहूं इंट्रा स्टेट तो सिर्फ सिंगल स्टेट आएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर कह रहा हूं इंटर स्टेट तो बहुत सारे स्टेट को आप जोड़कर देख सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट आपस में बात कर रहे हैं तो उस केस में मोड ऑफ लैंग्वेज होगा इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर छत्तीसगढ़ बात कर रहा है तमिलनाडु से, तो छत्तीसगढ़ वालों को तमिल नहीं आता और तमिलनाडु वालों को हिंदी नहीं आता, तो यहां पर एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को रिमूव करने के लिए दोनों ही स्टेट अब इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे। तो आई होप कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ब्रिज लैंग्वेज 2 स्टेट्स के बीच में इसको हम लोग एक इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद दूसरा है, इसको हम जुडिशरी में भी यूज करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आप देखेंगे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का जो वर्डिक्ट होता है, जो डिसीजन होता है, वो इंग्लिश में आता है। मेन लैंग्वेज इंग्लिश होता है दोस्तों। इसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 20 जज हैं, और वो 20 जज अब दिल्ली से तो नहीं होंगे, है ना, वो पूरे देश भर से होंगे दोस्तों 20 जज। तो अगर मान लेते हैं कोई साउथ इंडिया से सिलेक्टेड जज है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, अगर उसके पास केस आता है हिंदी लैंग्वेज में तो वो समझ नहीं पाएगा, और अगर वो समझ नहीं पाएगा तो वो डिसीजन सही तरीके से नहीं दे पाएगा। इसीलिए कोर्ट में, जुडिशरी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश आई होप कि क्यों जुडिशरी में यूज होता है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंग्लिश को हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को हमारे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करने के लिए सहमति बनी थी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 तक, कि भाई 1965 तक इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, उसके बाद उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, है ना। लेकिन जब 1965 में हटाने का प्रोसेस चला तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। स्पेशली तमिलनाडु में तो ये जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी वायलेंट रूप ले लिया था। इसी वजह से अंत में हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि
इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक ये इंग्लिश लैंग्वेज चला आ रहा है और बल्कि इसका यूज़ जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आज दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश हमारी जो है स्टमक लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि आज के डेट पे अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, जॉब नहीं मिल पाएगा, और जॉब नहीं मिल पाएगा तो सैलरी नहीं मिल पाएगी, सैलरी नहीं मिल पाएगी तो आपके यहाँ अनाज नहीं आ पाएगा, रोटी नहीं आ पाएगी, और इसीलिए इसको कहा जाता है स्टमक लैंग्वेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना। तो इंग्लिश में एक कमांड होना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और हिंदी देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट को हिंदी या फिर इंग्लिश में ही अपना ऑफिस का काम करना है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। नहीं, हर स्टेट हमारे देश में कंप्लीटली फ्री है अपने चॉइस का ऑफिशियल लैंग्वेज रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र चाहे तो वो मराठी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, तमिलनाडु चाहे तो तमिल को वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। इस तरीके से बाकी सभी स्टेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, अपने लेवल पर अपने चॉइस का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। ओके, यस, आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर जो है एक बच्चा बोल रहा है कि यूज हिंदी का जो उसको बैनर दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चा सोचता है कि वाई हिंदी, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर हिंदी को ज्यादा प्रमोट करता है, लेकिन हिंदी को फोर्स नहीं करता कि आप हिंदी में ही बात करिए। हिंदी को इसलिए ज्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि हिंदी में बात करने वालों का परसेंटेज है 43%, है ना, और हिंदी सबसे ज्यादा परसेंटेज में बोले जाने वाली भाषा है। तो इसीलिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नेचुरल रूप में हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम हिंदी को फोर्स नहीं करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही बात करना है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड, जैसे यहाँ पर अगर मैं बांग्ला की बात करूंगा तो बांग्ला सिर्फ 8% लोग बात करते हैं। उसी तरीके से तेलुगु हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पूरा चार्ट है। तो तेलुगु का अगर हम यहाँ पर परसेंटेज देखें तो तेलुगु भाषा में बात करने वालों का परसेंटेज 6.7% है, बांग्ला भाषा में बात करने वालों का परसेंटेज 8.3% है, जबकि हिंदी में 43। तो नेचुरल रूप में यहाँ हिंदी का जो परसेंटेज है वो मैसिव रूप में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग बांग्ला एंड तेलुगु। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी लैंग्वेज को रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कभी भी किसी लैंग्वेज को फोर्स नहीं कर सकता किसी के ऊपर। You are completely free to use any language of your choice. Okay? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर यस, ये वाला डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या टॉपिक है दोस्तों? सेंटर स्टेट रिलेशन। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसे रहा है। तो आज़ादी के बाद से आज तक अगर हम देखें तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन कभी भी एक जैसा नहीं रहा, वो फ्लक्चुएट होता गया है दोस्तों। और इसको मेजरली हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, पहला जो पीरियड है वो आप ले सकते हैं 1947 से 1990 तक का, और दूसरा जो पीरियड है वो ले सकते हैं 1990 से प्रेजेंट तक का। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं 1947 से 1990 तक का। तो इस वाले पीरियड में आप देखेंगे बेसिकली कांग्रेस जो पार्टी थी वो पूरे देश में रूल की, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों ही लेवल पे जो है वो कांग्रेस पार्टी ही रूल करती थी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता था कि चूंकि दोनों ही लेवल पर कांग्रेस की पार्टी है, सेंट्रल में भी स्टेट में भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गलत काम करे तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना बोले, स्टेट गवर्नमेंट कोई गलत काम करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना बोले। तो इसमें जो है ना वो गलत काम होने के चांसेस बढ़ जाते थे दोस्तों। दूसरा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोल दी स्टेट गवर्नमेंट को वैसा ही करना है, क्योंकि दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी है। स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिनाई या मना नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि दोनों
दोनों ही एक ही पार्टी को बिलोंग करते थे दोस्तों, है ना। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक मास्टर गवर्नमेंट की तरह काम करती थी और स्टेट गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट की तरह काम करती थी, जो कि अपना पावर इंडिपेंडेंट रूप से इंजॉय नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं कर पा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा था, है ना। तो इसीलिए इस वाले पीरियड में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली एक कैसा काम कर रहा था? पपेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए इशारों के अकॉर्डिंग चल रहा था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही सेम पॉलिटिकल पार्टी होता था दोस्तों। लेकिन ये चेंज हो गया आपका 1990s में, है ना। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने से डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है ना। तो ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है 1990s में। एक्चुअली 1990s में क्या आता है? कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या आता है दोस्तों? कोएलिशन गवर्नमेंट आता है। अब याद रखिएगा 1990s में बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो बहुत तेजी के साथ में ऊपर आ रहे थे और उनका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रहा था। और कांग्रेस पार्टी का जो पॉपुलैरिटी है वो साल दर साल क्या हो रहा था? कम हो रहा था दोस्तों, है ना। तो अब 1990s के बाद में ऐसा कोई भी नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं था जिसको अपने लेवल पर मेजोरिटी हासिल कर सके। मेजोरिटी का मतलब होता है 50% से ज्यादा सीट्स अपने लेवल पर हासिल कोई भी नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी हासिल नहीं कर पा रही थी। इसलिए इस केस में दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को आपस में मिलकर जो है वो सरकार बनाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ रहा था, और इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लेते हैं टोटल सीट्स, है ना, टोटल सीट्स यहां पर है 100, ओके। पार्टी ए को मिलता है मान लेते हैं पार्टी ए को यहां पर मिला मान लेते हैं 51 सीट्स, या फिर मान लेते हैं पार्टी ए को यहां पर मिला 41 सीट्स, पार्टी बी को मिला यहां पर 35 सीट्स, है ना, पार्टी सी को मिला यहां पर मान लेते हैं दोस्तों 24 सीट्स, ओके। तो अब यहां पर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना सरकार नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि टोटल सीट जो है वो 100 है और मेजोरिटी के लिए आपको मिनिमम 50 से एक ज्यादा चाहिए 51। तो 51 यहां पर किसी के पास भी नहीं है। तो 51 कैसे आ पाएगा? या तो पार्टी ए, या तो पार्टी बी, या तो पार्टी सी, तीनों में से कोई भी दो आपस में हाथ मिला ले, तब जाके उनको 51 सीट्स हासिल हो पाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं पार्टी बी और पार्टी सी जो है वो आपस में हाथ मिला लेती है, और अगर ये आपस में हाथ मिला ले तो इनका हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा दोस्तों? 59 हो जाएगा। तो अगर इनका 59 सीट्स हो गया तो पार्टी बी और पार्टी सी का हो जाएगा गवर्नमेंट, और पार्टी ए जो है वो अपोजिशन में आ जाएगी दोस्तों। इसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो कोएलिशन गवर्नमेंट आ गया 1990s में, और कोएलिशन गवर्नमेंट में के आ जाने के बाद में जो रीजनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुनती हैं। अब हर स्टेट में दूसरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी गवर्नमेंट बनता है ना। तो इस तरीके से एक बोलना चाहिए कि पावर का शेयरिंग होता है बिटवीन दी सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज। पहले सिर्फ कांग्रेस के हाथों में ही सभी चीजें हुआ करती थी, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो भी देश के सरकार में अपना कुछ वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये फेडरलिज्म के लिए काफी अच्छा रहा, ये पावर शेयरिंग के लिए काफी अच्छा रहा, और ये देश के लिए भी दोस्तों काफी अच्छा है। ओके, आई होप ये वाला बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इवन अगर आप प्रेजेंट में भी देखेंगे तो प्रेजेंट में भी जो सरकारें चल रही हैं, हालांकि उसमें मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी के पास में है, लेकिन फिर भी वो कोएलिशन के साथ में चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक है यूपीए और एक है दोस्तों एनडीए, है ना। यूपीए जो है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, और एनडीए जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये दोनों के दोनों कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं, और अभी फिलहाल एनडीए का सरकार चल रहा है जिसका लीडर जो है वो है बीजेपी। ओके, तो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है, एंड दिस एनडीए इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट दोस्तों, जिसमें बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सरकार को चला रहे हैं, और इसका लीडर है बीजेपी। बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारतीय जनता पार्टी, है ना। और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो लीडर है वो कौन है? यूपीए का लीडर है कांग्रेस, ओके, कांग्रेस। और एनडीए का जो लीडर है वो है बीजेपी। फाइन, आई होप द पिक्चर इज क्लियर। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ,
नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1947 से 1990s में वन पार्टी डोमिनेंस था और उसके बाद 1990 से प्रेजेंट में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोएलिशन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में हाथ मिलाकर सरकार बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, और यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव, एजेंडास, प्रोग्राम्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये बच्ची पूछ रही है कि आर यू सजेस्टिंग दैट रीजनलिज्म इज गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी, आर यू सीरियस। तो दोस्तों हम रीजनलिज्म को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। फेडरलिज्म का मतलब रीजनलिज्म को प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि सभी रीजन्स को एक साथ लेके चलना होता है। रीजनलिज्म का मतलब होता है कि आपका रीजन मेरे से ज्यादा इंफीरियर है, या मेरा रीजन, मेरा एरिया आपके रीजन से ज्यादा अच्छा है। तो ये जो रीजनलिज्म वाली भावना है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो फेडरलिज्म इस भावना को लेकर नहीं चलता दोस्तों। फेडरलिज्म सभी रीजन को एक साथ लेके चलता है। फेडरलिज्म सोशल हार्मोनी, ब्रदरहुड पर, यूनिटी पर बिलीव करता है, रीजनलिज्म पर बिलीव नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि पार्ट 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 4 में हमने बेसिकली देखा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट, जो स्टेट लैंग्वेज के आधार पे बने होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, उसका क्या पॉलिसी है ये हमने देखा। तीसरा होता है सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, समय के साथ में उसमें चेंजेस होता था। ये सभी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। सो इफ यू हैव लाइक्ड अवर वीडियो देन प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।